नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में कोरोना की चौथी लहर के बारे में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कोई ऐसा बयान दे दिया है जिससे हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि जून जुलाई में महाराष्ट्र में कोरोना की चौथी लहर आएगी और भी सतर्क हो जाइए। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कोरोना की चौथी लहर की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि कोरोना की चौथी लहर जून जुलाई में आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो महाराष्ट्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन ही बचने का रास्ता होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र के सामने आज सबसे अहम काम वैक्सीनेशन की रफ्तार को और बढ़ाना है। उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए लोगों से जागरूक रहने की अपील की है और कहा है कि जिन लोगों का वैक्सीनेशन अब तक नहीं हुआ है वे जल्द से जल्द इसे पूरा करें। राजेश टोपे जालना के एक कार्यक्रम में ये बोल रहे थे। राजेश टोपे ने कहा वैक्सीनेशन को लेकर कई लोगों में इससे भागने या बचने की मानसिकता पाई जाती है। जो लोग ऐसी मानसिकता या भावना रखते हैं उन तक पहुंचना होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कोरोना संक्रमितों की संख्या फिर धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन ये नियंत्रण में है। कोरोना की चौथी लहर की आशंका को नकारा नहीं जा सकता। आपको बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों से देश में भी लगातार कोरोना के मामलों में तेजी आ रही है। ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये चौथी लहर की आहट हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां कुरियर बॉय अपने आप को बताकर व्यक्ति घर में घुसता है और लाखों का सामान चुरा कर ले जाता है। लॉकडाउन में बेरोजगार हुए लोगों द्वारा इन दिनों विभिन्न आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस के अनुसार ये लोग पार्सल मैन, कुरियर बॉय, डिलीवरी बॉय, पोस्टमैन और बैंक कर्मी बनकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसका खुलासा हाल ही में जोन 11 की पुलिस ने किया है। पुलिस के अनुसार मलाड निवासी प्रमिला मेहता के घर में 3 आरोपी बदमाश कुरियर बॉय बनकर घुसे और उन्हें बंधक बनाकर लूटपाट की। घटना के वक्त प्रमिला घर में अकेली थी। उनके पति घर के पास स्थित अपनी दुकान पर गए थे। पिछले कई सालों से वह दुकान चला रहे हैं और आर्थिक रूप से घर की हालत ठीक ठाक है। प्रमिला ने पुलिस को बताया कि शनिवार दोपहर एक व्यक्ति ने उनका दरवाजा खटखटाया। पूछने पर उसने कहा कि वो एक कुरियर कंपनी में काम करता है और उसके पति अनिल मेहता के नाम से कुरियर आया हुआ है जिसे उन्हें देना है। प्रमिला ने सामने वाले को असली कुरियर मैन समझकर दरवाजा खोल दिया। आरोप है कि जैसे ही दरवाजा खुला एक साथ 3 लोग प्रमिला को धकेलते हुए घर में घुसे और उन्हें डरा धमकाकर घर में रखे आभूषणों की जानकारी ली। इसके बाद घर में रखे आभूषण एवं नकदी लेकर आरोपी फरार हो गए। प्रमिला ने इसकी शिकायत मलाड पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सीनियर पीआई धनंजय लिंगाड़े के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर धमकी दी है। देखिए क्या कहा है मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने। मागे मी त्यावेळेला घोषणा केली होती, या बचतीवरती लागणारे भोंगे प्रार्थनेला माझा विरोध नाही, पण या बचतीवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को दी चेतावनी। आर्या पार के मूड में राज ठाकरे। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद शुरू करने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है और इस पत्र के बाद लगता है कि दोनों भाइयों के बीच दरार और भी बढ़ जाएगी। राज ठाकरे ने ट्विटर पर खत पोस्ट करके उद्धव सरकार पर निशाना साधा है। राज ठाकरे ने कहा है, सरकार हमारी सहनशीलता का इम्तिहान ना ले, सत्ता आती जाती रहती है। राज ठाकरे ने हमला बोलते हुए कहा कि कोई भी हमेशा के लिए सत्ता में नहीं रहता। उद्धव ठाकरे तुम भी नहीं। मेरे द्वारा सभी देशवासियों से मस्जिद पर से लाउडस्पीकर उतारने की अपील करने के बाद महाराष्ट्र राज्य सरकार ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे बौखला गई हो। देश के सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय को लागू करने के लिए मेरे मन से सैनिकों ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने का आंदोलन शुरू किया। इसीलिए मेरे 28,000 महाराष्ट्र सैनिकों को निरोधक कार्रवाई के नोटिस जारी किए गए। हजारों को तड़ीपार किया गया और कईयों को जेल में डाल दिया गया। किसके लिए? ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाली और लोगों को परेशान करने वाली मस्जिदों पर अनधिकृत लाउडस्पीकर न उतारे जाए। इसीलिए पिछले एक हफ्ते से मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है कि कैसे राज्य सरकार महाराष्ट्र के सैनिकों को दबाने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल कर रही है। क्या राज्य सरकार या पुलिस ने कभी मस्जिदों में छिपे हथियार और आतंकियों को
खोजने के लिए ऐसा गिरफ्तारी अभियान चलाया है क्या? पुलिस हमारे संदीप देशपांडे और कई अन्य कार्यकर्ताओं की तलाश कर रही है, जैसे कि पाकिस्तान के आतंकवादी हो या निजाम के हैदराबाद राज्य के राजकार। बेशक सभी मराठी लोग, सभी हिंदू खुली आंखों से देख रहे हैं जिन्होंने पुलिस को महाराष्ट्र के सैनिकों के खिलाफ ये क्रूर दमनकारी कार्रवाई करने का आदेश दिया। मुझे राज्य सरकार से केवल एक ही बात कहनी है, हमारे धैर्य का अंत मत देखो। सत्ता आती जाती है, कोई भी सत्ता का ताम्र पत्र लेकर नहीं आता है। उद्धव ठाकरे तुम भी नहीं। राज ठाकरे के इस पत्र के बाद खलबली मची हुई है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने भाई के इस पत्र का क्या जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो थाने में अब ट्रैफिक की समस्या कुछ हद तक कम होगी, क्योंकि कई हजार खटारे वाहनों को पुलिस ने टो किया है, कईयों की नीलामी की है। थानेकरों को शहर की सड़कों पर खड़े लावारिस वाहनों से अब कुछ हद तक मुक्ति मिल गई है, क्योंकि इन लावारिस वाहनों को ट्रैफिक पुलिस ने हटा दिया है। इसके बाद शहर की सड़कों पर होने वाले ट्रैफिक जाम और भीड़ भाड़ से राहत मिली है। ट्रैफिक पुलिस ने 19 अप्रैल से 9 मई के दौरान ये कार्रवाई की। शहर की सड़कों पर 8 से 14 वाहनों के लावारिस स्थिति में खड़े होने की बात पुलिस के सर्वेक्षण में सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा नोटिस जारी कर 48 घंटे के भीतर वाहनों को हटाने की ताकीद वाहन के मालिकों को दी गई, जिसमें से 215 वाहन को उनके मालिकों ने हटाए। इसके बाद सड़क पर खड़े 599 वाहनों को टोइंग की मदद से हटाकर डंपिंग यार्ड में जमा करा दिया गया। ट्रैफिक विभाग के डीसीपी बाला साहेब पाटिल ने बताया कि कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उक्त वाहनों की नीलामी की जाएगी। पाटिल के अनुसार लावारिस वाहनों के चलते एक तरफ जहां सड़क जाम होने और भीड़ बढ़ने की समस्या होती है, वहीं परिसर गंदा होता है और तथा वाहन आपराधिक प्रवृत्ति वालों के लिए आश्रय स्थल बन जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई में एक पुलिस अधिकारी का बहुत बड़ा स्कैम सामने आया है, जिससे हड़कंप मच गया है। पुलिस की कई बदनामी हो रही है, देखिए। मुंब्रा पुलिस के अधिकारी सवालों के घेरे में आ गए हैं। आरोप है कि अधिकारियों ने एक व्यापारी के घर में छापेमारी की थी। इस दौरान उसके घर से 30 करोड़ मिले थे। इसमें से 6 करोड़ पुलिस ने हड़प ली। पुलिस आयुक्त जयजीत सिंह ने शिकायत मिलने और जांच शुरू होने की बात कही है। मामले में सीनियर पीआई सहित अन्य अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। अभी फिलहाल किसी पुलिसकर्मी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। घटना के बाद से अपराध शाखा के पीआई सिक लीव पर चले गए हैं। व्यापारी ने 25 अप्रैल को मामले की शिकायत पुलिस आयुक्त और राज्य के गृह मंत्री को पत्र लिखकर की थी। ये पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। करीब 1 महीने पहले हुई घटना सामने आने से थाने पुलिस पर सवालिया निशान लग चुके हैं। शिकायत के अनुसार मुंब्रा के बॉम्बे कॉलोनी निवासी खिलौना के व्यवसायी के घर पर 12 अप्रैल 2022 की रात 12:30 बजे मुंब्रा पुलिस की अपराध शाखा के पीआई की अगुवाई में पुलिस टीम ने 3 निजी व्यक्तियों के साथ छापा मारा था। व्यवसायी के घर में 30 करोड़ रुपए रखे होने की खबर पुलिस को लगी थी। खोजबीन में पुलिस ने खिलौने के 30 डिब्बे में रखे 30 करोड़ रुपए जब्त किए थे और पुलिस टीम बरामद राशि को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई थी। पुलिस ने हुई बातचीत में 2 करोड़ रुपए पर मामले को रफा दफा करने की बात निश्चित रूप से हुई। आरोप है कि जब पुलिस ने व्यवसायी को नकदी वापस दी तो उसमें से 6 करोड़ रुपए निकाले गए थे। 10वीं और 12वीं के बोर्ड्स तो खत्म हो चुके हैं। आइए जान लेते हैं कि रिजल्ट्स कब आएंगे। परीक्षा परिणाम को लेकर विद्यार्थियों के साथ उनके पेरेंट्स को भी इंतजार रहता है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा परिणाम जून के पहले और दूसरे सप्ताह में घोषित किए जाने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार 12वीं बोर्ड की परीक्षा परिणाम 5 से 10 जून के बीच घोषित किए जा सकते हैं, जबकि कक्षा 10वीं बोर्ड के 15 से 20 जून के बीच घोषित होने की संभावना जताई जा रही है। महाराष्ट्र बोर्ड के चेयरमैन शरद गोस्वामी का कहना है कि आंसर शीट्स के चेकिंग का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। चेकिंग का काम संभावकर किया गया है। उन्होंने बताया कि चेकिंग के बाद सभी विभाग अपनी रिपोर्ट्स प्रस्तुत करेंगे। इस वर्ष की बोर्ड की परीक्षा में आधे घंटे का एक्स्ट्रा समय परीक्षार्थियों को दिया गया था, क्योंकि 2 वर्ष के बराबर क्लासेस संचालित नहीं हो पा रही थी, जिससे छात्रों को लिखने में प्रैक्टिस कम थी। यही वजह है कि बोर्ड के परीक्षा समय में आधे घंटे का अतिरिक्त समय दिया गया था। 12वीं बोर्ड की 4 मार्च से परीक्षाएं शुरू हुई थी। तो मुंबई की दूसरा सीलिंग का काम अभी रुक गया है। बारिश के बाद फिर से काम शुरू होगा।
मुंबई के दूसरे सी लिंक का निर्माण कार्य अब मानसून के बाद ही शुरू हो पाएगा। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार बांद्रा से वर्सोवा के बीच बन रही सी लिंक का बचा हुआ काम अक्टूबर से शुरू होगा। निर्माण कार्य शुरू करने के लिए नए ठेकेदार निर्माण स्थल तक उपकरण पहुंचाना जरूरी है, लेकिन मानसून के दौरान समुद्र में काम करने की अनुमति न मिलने की वजह से अक्टूबर से काम शुरू होगा। उपनगर की ट्रैफिक समस्या को दूर करने के लिए कम समय में उपनगर वासियों को शहर तक लाने के लिए सरकार ने दूसरा सी लिंक बनाने की योजना तैयार की थी। 2018 से समुद्र पर करीब 17 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण कार्य शुरू भी हो गया था। इसके करीब 4 साल बाद भी केवल 2.5% ही काम हो पाया है। समय पर काम न होने की वजह से MMRDC ने बचा हुआ काम पूरा करने का जिम्मा नई कंपनी को सौंप दिया। करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सी लिंक का निर्माण का काम देश की एक नामी कंपनी को दिया गया था। ये कंपनी इटली की कंपनी के साथ मिलकर प्रोजेक्ट द्वारा पूरा करने वाली थी। काम नहीं कर पाने की वजह से भारतीय कंपनी ने अपने शेयर इटली की कंपनी को दे दी। सी लिंक का निर्माण होने के बाद बांद्रा से वर्सोवा का सफर करीब 1 घंटे से घटकर 10 मिनट हो जाएगा। 17 किलोमीटर लंबे सी लिंक का बांद्रा के कार्टर रोड जुहू से होते हुए वर्सोवा पहुंचेगा। रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। ब्रजभूषण सिंह ने राज ठाकरे के खिलाफ यूपी में महामोर्चा निकाला। साधु संत भी ब्रजभूषण सिंह के साथ है। राज ठाकरे को धमकी दी जा रही है कि ट्रेन से, फ्लाइट से उतरने तक नहीं देंगे। मनसे प्रमुख के अयोध्या दौरे के खिलाफ भाजपा की कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मोर्चा खोल रखा है। इस बीच राज ठाकरे को अयोध्या आने से रोकने के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह ने आज अपने गृह जिले के नवाबगंज क्षेत्र में बड़ी बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में 50,000 लोग शामिल होंगे। वहीं ब्रजभूषण द्वारा बुलाई गई बैठक में साधु संत भी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इसके अलावा ब्रजभूषण शरण सिंह ने नवाबगंज क्षेत्र में राज ठाकरे के अयोध्या दौरे के खिलाफ सड़क पर रैली निकालकर जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। इस रैली में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं इस रैली के दौरान लोगों ने राज ठाकरे माफी मांगो के नारे भी लगाए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए ब्रजभूषण ने कहा कि राज ठाकरे के विरोध में अयोध्या में 10 लाख लोग होंगे। राज ठाकरे अचानक राम भक्त बन गए। संत कहेंगे तभी ही राज ठाकरे को माफ किया जाएगा। राज ठाकरे का नाम सुनकर गुस्सा आता है। राज ठाकरे को एयरपोर्ट पर उतरने नहीं देंगे। राज ठाकरे ट्रेन से आए तभी भी नहीं उतरने देंगे। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। तो मुंबई के को जल्द ही गर्मी से निजात मिल सकती है। जल्द ही मुंबई में बारिश होगी। गर्मी से तप रही मुंबई को कल राहत मिल सकती है। राज्य को अगली 3 से 4 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार मुंबई के कई हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके अनुसार बेमौसम बारिश का अनुमान है। इससे पिछले कुछ दिनों के बढ़ते तापमान से मुंबई करों को राहत मिलेगी। इस बीच राज्य में पिछले कुछ दिनों से मिला जुला माहौल देखने को मिल रहा है। अगले 3 से 4 दिनों में मुंबई सहित समुद्री तटीय इलाकों में बादल की गर्जना के साथ हल्का बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई। आज यानी मंगलवार को भी कुछ जगहों पर आसमान में बादल छाए रहे। बुधवार को कोस्टल क्षेत्र और मध्य महाराष्ट्र में एक सर्कुलेशन बन रहा है, जिसके चलते मुंबई, पालघर, थाणु, अलीबाग, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आदि समुद्री तटियों में बादल गरजने के साथ हल्की फुल्की बूंदाबारिश हो सकती है। ये बूंदाबांदी का सिलसिला 11 से 14 मई तक जारी रहेगा। वहीं विदर्भ में भी 14 और 15 मई के बीच हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। दूसरी ओर महाराष्ट्र में हवा की गुणवत्ता दिन ब दिन गिरती जा रही है। मुंबई में मंगलवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बादल छाए रहने की लगातार संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो यूपी वालों के लिए अब अच्छी खबर है। मुंबई में अब यूपी सरकार की दफ्तर यानी कि कार्यालय खोली जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में देश के अन्य राज्यों में संकट में फंसे उत्तर प्रदेश के प्रवासी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की घोषणा की थी। यूपी लौटने वाले प्रवासियों को सरकार ने रोजगार और स्वरोजगार भी मुहैया कराया। अब योगी सरकार ने इस दिशा में एक अहम कदम उठाने का फैसला लिया। मुंबई में रहने वाले उत्तर प्रदेश के अप्रवासियों के लिए जल्द ही एक कार्यालय खोला जाएगा। इस कार्यालय के माध्यम से उनकी सामाजिक सुरक्षा निश्चित की जाएगी। साथ ही मूल राज्य में निवेश, रोजगार, पर्यटन आदि के लिए उनके साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार जल्द ही मुंबई में कार्यालय खोलेगी। इस कार्यालय के माध्यम से उत्तर प्रदेश के उन नागरिकों से संपर्क किया जाएगा जो लंबे समय से नौकरी, व्यवसाय के लिए मुंबई में रह रहे हैं।
मुंबई की 18.4 मिलियन की आबादी में से लगभग 50 से 60 लाख नागरिक उत्तर भारतीय हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के नागरिकों की संख्या सबसे ज्यादा है। बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय उद्योग, सेवा क्षेत्र, खुदरा व्यापार, परिवहन, खाद्य व्यवसाय, कारखाने या मिल आदि में काम करते हैं। इसके अलावा वहाँ के लोग सूचना प्रौद्योगिकी, फिल्म, टेलीविजन, निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण आदि जैसे उद्योगों में शामिल हैं। इसके अलावा मुंबई में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के मजदूर भी असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पिछले 2 सालों में कोरोना महामारी और लॉकडाउन में बड़ी संख्या में परप्रांतियों को अपने वतन लौटने पर मजबूर कर दिया। इस बार उन्हें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदद की। मुंबई में कार्यालय खोलने का उद्देश्य प्रवासियों को उत्तर प्रदेश में पर्यटन, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं से अवगत कराना और उन्हें वहां व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करना है। परप्रांतियों के साथ विचार विमर्श उनके लिए अनुकूल और आकर्षक औद्योगिक वातावरण तैयार रहेगा। उन्हें बताया जाएगा कि यूपी में उनके उत्पादों या सेवाओं का बहुत बड़ा बाजार और मांग है, इसलिए वहां निवेश करना उनके लिए फायदेमंद होगा। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।